Goal, nation's leading institute. हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग AITS मेजर टेस्ट देखिए 7 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सॉल्यूशन करने वाले हैं। कैसे आप सब? होप करता हूं बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन 15 से स्टार्ट हो रहा है। आसान क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं किस तरह से इसका सॉल्यूशन हम लोग कर सकते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 15 से देखते हैं। 15 में कहता है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या कह रहा है? डाइपोल मोमेंट के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए। डाइपोल मोमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स? म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी। तो क्यू का वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतना डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। होगा कि नहीं होगा? अब अगर तुम यहां पे ध्यान दो, जो जो दिया हुआ है CH3 CH2 NO2 दिया हुआ है, CH3 CH2 NH2 दिया हुआ है, CH3 CH2 F दिया हुआ है और CH3 CH2 CN दिया हुआ है। ठीक है ना? अब इसमें अगर इसको देखो तो ये इनफैक्ट ये खींचेगा इलेक्ट्रॉन, माइनस आई ग्रुप है, ये भी माइनस आई ग्रुप है, ये भी माइनस आई ग्रुप है और ये भी माइनस आई ग्रुप है। तो स्टूडेंट्स जितना ज्यादा खींचेगा तो डेल माइनस ज्यादा, इधर डेल प्लस ज्यादा। दैट मीन्स सिंपल वे में कहें तो माइनस आई अगर ज्यादा होगा तो डेल प्लस मतलब चार्ज डेल प्लस इस पे या इधर डेल माइनस डेल प्लस इस पे डेल माइनस, इस तरह से उसका वैल्यू ज्यादा होगा क्यू का, और क्यू का वैल्यू ज्यादा होगा तो डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा होगा। तो इन सब में अगर माइनस आई का ऑर्डर देखें तो सबसे ज्यादा NO2, फिर CN, ठीक है, उसके बाद फिर F और सबसे लास्ट में क्या आएगा बेटा? NH2। ये माइनस आई का ट्रेंड हो गया। इसमें जो ग्रुप्स लगा है उसमें तो उन सबके अमोंग माइनस आई का ट्रेंड ये हो गया। अब बेटा माइनस आई का जो ऑर्डर होगा उसी हिसाब से तो डेल प्लस और डेल माइनस वैरी करेगा। इसलिए जो डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर होगा वो सबसे ज्यादा किसका हुआ? 1 का। उसके बाद CN वाला 4, इसके बाद हो जाएगा F जिसमें लगा है, दैट मीन्स 3, और 3 के बाद 2। और इस तरह से अगर गिवन ऑप्शंस में सर्च करें तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट होगा 1432। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हें, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो प्लस एम इफेक्ट। दैट मीन्स इनमें से कौन सा ग्रुप प्लस एम इफेक्ट शो नहीं कर रहा है, ऐसा पूछ रहा है। क्या क्या दिया हुआ है देखो, NH2 O माइनस, NHCOCH3 और एक दिया CO, इसको मैं इधर लिख दे रहा हूं, फोर्थ वाला जो है इसको तो मिटा ही देते हैं, ये तो हो ही गया ना। फोर्थ जो है वो है CONHCH3। ठीक है ना? क्वेश्चन क्या पूछा? इनमें से कौन सा प्लस एम नहीं शो करता है। बेटा प्लस एम का मतलब क्या? अगर कोई ग्रुप रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो वो प्लस एम शो करेगा। रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन गेन किया तो माइनस एम शो करेगा। तुमको क्या देखना है? प्लस एम। रूल क्या है? ये इसका फर्स्ट एटम है, इस पे लोन पेयर है, तो लोन पेयर है तो डोनेट कर सकता है तो प्लस एम शो करेगा। फर्स्ट एटम पे लोन पेयर है, डोनेटिंग टेंडेंसी होगी, प्लस एम शो करेगा। अगेन निगेटिव चार्ज है, दैट मींस लोन पेयर है तो ये भी डोनेट करेगा। थर्ड को भी देखो, ठीक है, एन पे लोन पेयर, ये इधर रेजोनेंस किया, तुमको इससे क्या मतलब? ये लोन पेयर दूसरे को बाहर किसी एक्सेप्टर को दे सकता है कि नहीं? दे सकता है। दैट मींस फर्स्ट एटम पे लोन पेयर है इसमें भी, तो ये किसी एक्सेप्टर को इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस से दे सकता है, तो ये भी डोनर हुआ। लेकिन इसको देखो, ये एक रूल है कि अगर ध्यान से सुनना, फर्स्ट और सेकेंड एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड हो। ये देखो फर्स्ट एटम हो गया, ऑक्सीजन सेकेंड एटम, ये भी सेकेंड एटम है बट इसके साथ है ना मल्टीपल बॉन्ड, इसको देखते हैं। फर्स्ट और सेकेंड के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है और सेकेंड वाला फर्स्ट से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऐसा ग्रुप रेजोनेंस में एक्सेप्टर की तरह बिहेव करता है, मतलब ये माइनस एम शो करेगा। क्वेश्चन क्या पूछा था? कौन प्लस एम नहीं शो करेगा? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ये
ठीक है, तो इसका आंसर हो गया फोर्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे, चलो देखते हैं। द मॉलिक्यूल विच इज फ्री फ्रॉम एंगुलर स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन से इनमें से कौन सा फ्री है, ये पूछ रहा है। अब जैसे साइक्लोप्रोपेन का बात कर रहा है इसमें, ठीक है, तो साइक्लोप्रोपेन ये हो गया। बेटा एंगल स्ट्रेन का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, बेयर एक थ्योरी दिया था, बेयर्स एंगल स्ट्रेन थ्योरी, तो वो क्या था, एंगल करेस्पॉन्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन, एंगल करेस्पॉन्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन माइनस एक्चुअल एंगल और टोटल का डिवाइडेड बाय 2। अब जैसे इसी में देखो तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, तो हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। एक्चुअल एंगल अगर देखोगे तो 60 डिग्री का ही है, तो माइनस 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, तो 109 में से 60 घटा दो, 49 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। मतलब ये अगर सॉल्व करोगे तो 24 डिग्री 44 मिनट आएगा। तो एंगल स्ट्रेन तो इसमें बहुत ज्यादा हुआ, 24 डिग्री 44 मिनट का एंगल स्ट्रेन हो गया। उसी तरह तुम साइक्लोब्यूटेन में कर सकते हो, साइक्लोपेंटेन में निकाल सकते हो, सब में कुछ ना कुछ एंगल स्ट्रेन आएगा। लेकिन बेटा अगर साइक्लोहेक्सेन का बात करें तो साइक्लोहेक्सेन मेनली एग्जिस्ट्स इन चेयर फॉर्म, चेयर फॉर्म में ये मेनली एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो साइक्लोहेक्सेन जो ये फॉर्म देख रहे हो ये प्लेनर फॉर्म नहीं है, ठीक है ना, ये मेनली कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, चेयर फॉर्म। और उस चेयर फॉर्म में ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि एंगल स्ट्रेन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। मतलब उस चेयर फॉर्म में जो बॉन्ड एंगल्स, वेरियस बॉन्ड एंगल्स होंगे वो लगभग 109 डिग्री 28 मिनट के इक्वल होता है। तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, और उस चेयर फॉर्म में एक्चुअल एंगल भी उतना ही आ रहा है, तो एंगल स्ट्रेन कहां हुआ, तो एंगुलर स्ट्रेन से साइक्लोहेक्सेन फ्री रहेगा। तो इसमें मत देखना, ये इस फॉर्म में पाया ही नहीं जाता है, तो इसके चेयर फॉर्म में देखना जो स्टेबल कंफर्मेशन है। समझ में आ गया बात। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो 17 था साइक्लोहेक्सेन, मतलब फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 18, इसको देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, इथिलीन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम एसिटिलीन बाय पासिंग द मिक्सचर थ्रू, ठीक है। तो बेटा एसिटिलीन जो है ये टर्मिनल एल्काइन है ना, टर्मिनल पोजीशन पे है ये ट्रिपल बॉन्ड। अब टर्मिनल एल्काइन को अगर अमोनिकल CO2Cl2 दो तो ये एक रेड प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, ठीक है। अगर ये इंटरनल एल्काइन को दो, जैसे RC ट्रिपल बॉन्ड Cr, और इसमें यही चीज है अमोनिकल CO2Cl2, तो कोई भी रेड प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन नहीं करता है। तो ये जो अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड है, एक टॉलेंस रिएजेंट भी इसके जगह पे लिया जा सकता है, उसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, यही अंतर होता है। तो ये अमोनिकल CO2Cl2 टर्मिनल एल्काइन और ये इंटरनल एल्काइन, इंटरनल एल्काइन इसको मेनली डिस्टिंग्विश करता है। इंटरनल एल्काइन मतलब बीच में है ट्रिपल बॉन्ड। इसमें कह रहे हैं कि एल्कीन और एल्काइन इसको कौन डिस्टिंग्विश करेगा, तो ऑब्वियसली अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड कर सकता है। क्यों, क्योंकि इस टर्मिनल एल्काइन जो एसिटिलीन दिया हुआ था उसके साथ तो ये रेड प्रेसिपिटेट देगा, लेकिन एल्कीन के साथ कोई भी ऐसा रेड प्रेसिपिटेट ये नहीं देगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। इन्वायरमेंटल का क्वेश्चन है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, और इसमें क्या कह रहा है देखो, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो देखते हैं कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है। पहला है CO2 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये तो करेक्ट है। CO2 कैन एब्सॉर्ब इंफ्रारेड रेडिएशंस बट नॉट अलाउ देम टू पास थ्रू, सही बात है। इसी कारण तो बेसिकली ग्रीन हाउस इफेक्ट जो कहते हैं इसी के कारण तो मेनली होता है
कि जो एटमॉस्फेयर में जो हीट है उसको वो गैस एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, या जैसे अर्थ है एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, अर्थ एब्जॉर्ब किया, अब मान लो पूरा एब्जॉर्ब कर लिया बहुत सारा, तब तो ठीक है, और जो रेडिएट कर दिया मतलब रिफ्लेक्ट कर दिया, अब वो तो एटमॉस्फेयर में गैस में ये रह जाएगा, गैस के साथ होल्ड होकर रह जाएगा, तो वो क्या करेगा फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। चलिए, तो इसमें सिंपली कह क्या रहा है स्टेटमेंट में कि CO2 कैन एब्जॉर्ब इंफ्रारेड रेडिएशन बट नॉट अलाउड देम टू पास थ्रू, सही ये भी है। फोर्थ ऑप्शन को पहले देखते हैं, एसिड रेन कंटेन मेनली H2SO4, सही है, ये भी H2SO4 रहता है, फिर तुम्हारा H2CO3 रहता है, HNO3 ये सब रहता है, मेनली H2SO4 करेक्ट है। लेकिन थर्ड में देखो दिया है NO इज मोर हार्मफुल देन NO2, नहीं यही रॉन्ग है। NO2 जो होता है ना स्टूडेंट्स, ये पंजेंट स्मेल होता है और सफोकेटिंग होता है, सफोकेटिंग बहुत होता है ये, तो ये गलत है, NO2 ज्यादा जो होगा वो हार्मफुल होगा, तो इसीलिए थर्ड रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज थर्ड ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, चलिए इसके बाद जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है 31, तो चलिए 31 क्वेश्चन में क्या कहता है उसको आप देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 कहता है एक एन एल्कीन ऑब्टेन्ड बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एन एल्कोहल ए, ध्यान से समझना, एक एल्कोहल ए है, इसका डिहाइड्रेशन किए, मान लो कौन के H2SO4 डाल दिए, हीट किए, तो एक एल्कीन बनेगा बी, ठीक है, और ये जो एल्कीन बना, बी नहीं लिखा हुआ है तो हम लोग भी सिर्फ एल्कीन लिखते हैं। अब कहता है इसका जब ओजोनोलिसिस करेंगे, मतलब O3H2O और जिंक, ओजोनोलिसिस मतलब रिडक्टिव मान के चलेंगे, तो गिव्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड, 2 मॉलिक्यूल क्या दिया, एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। द एल्कोहल एज, तो कहता है इसमें से एल्कोहल जो होगा वो क्या होगा, ठीक है। एक चीज देखो यहां पे, ये एल्कीन तो यहीं से तुमको मिल जाएगा, ये जो एल्कीन है इसके ओजोनोलिसिस से 2 मोल एसिटाल्डिहाइड बना है, तुम इसको सिंपल वे में ऐसे लिख लो, CH3CHO 1 मोल हो गया, और दूसरे मोल को भी ऐसे ही लिखो COCH3H, और यहां से O2 निकाल दो। अगर O2 बाहर निकालोगे तो क्या बचा, देखो CH3CH, फिर यहां ये CH तो लिख ही दियो, डबल बॉन्ड C, और C से क्या बेटा H और CH3, मतलब एल्कीन यही रहा होगा, ये तो पता चल गया, दिस इज एल्कीन, जिस एल्कीन का बात कर रहे थे। अब किसमें कौन H2SO4 देंगे तो ये एल्कीन बनेगा, ये तो ऑप्शन से क्लियरली दिख जाएगा, तो जो एल्कोहल ए होगा वो कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन देखो जरा, CH3CH2 CHOH CH3, इसमें अगर कौन H2SO4 दोगे स्टूडेंट्स, मतलब इसका डिहाइड्रेशन करोगे तो OH, H यहां से हटेगा, यहां क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो CH3CH डबल बॉन्ड CH CH3, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। क्लियर हो गया ये, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, उसमें क्या कह रहा है। तो इस क्वेश्चन में मेनली यही था कि हम लोगों ने पहले एल्कीन को फॉर्म कर लिया और उसके बाद देख लिए कि कौन सा एल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराने से ये एल्कीन मिलेगा, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन 32 क्या कह रहा है। Which product is formed when the compound बेंजल्डिहाइड दे रखा है, PHCHO दिया है, स्ट्रक्चर ही बना देते हैं, इसमें स्ट्रक्चर दिया है, कोई बात नहीं, तो ये हो गया तुम्हारा बेंजल्डिहाइड, ठीक है। अब इस बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन कॉन्संट्रेटेड एक्वस KOH से कराया, कॉन्क एक्वस KOH। इसमें अगर देखो स्टूडेंट्स तो ये एक एल्डिहाइड है और इसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, देख सकते हो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इसका तो 4 बॉन्ड ऑलरेडी बना हुआ है, तो हाइड्रोजन कहां से आएगा, तो वैसा एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो और उसके साथ ये कॉन्सेंट्रेटेड बेस दिया है, तो कौन सा रिएक्शन देगा बताओ, केनिजारो रिएक्शन देगा कि नहीं, तो ये देगा केनिजारो रिएक्शन। और इस केनिजारो का प्रोडक्ट बनाना बहुत आसान है,
एक बार इसको ऑक्सीडाइज कर दो और एक बार रिड्यूस कर दो, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? एक प्रोडक्ट तो बन गया COOH, तो COO माइनस के प्लस लिखेंगे, बेसिक मीडियम है, ठीक है, तो COO माइनस के प्लस, और दूसरा प्रोडक्ट इसको रिड्यूस कर दो। रिड्यूस कैसे करोगे? पाई तोड़ के HH, तो क्या बन जाएगा बोलो? PH, स्ट्रक्चर ही बना देते हैं, तो दूसरा बनेगा ये PH CH2OH। तो सिंपल केनिजारो रिएक्शन है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन देखो तो सेकंड ऑप्शन जो है ये इसका करेक्ट हो जाएगा 32 का, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। ये 33 जो है बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन इसमें है। देखिए क्या कह रहा है, क्या क्या इसमें दिया हुआ है। द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, यस उसी का है, ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज। स्पीसीज क्या है जरा देखो, H2O, NH3, OH माइनस और NH2 माइनस, इन सब में बेसिक स्ट्रेंथ हम लोगों से पूछा गया है। स्टूडेंट्स देखो, अगर तुमको NH2 माइनस और NH3 में पूछे तब तुम बहुत आसानी से कह सकते हो कि NH2 माइनस जो होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अरे निगेटिवली चार्ज है तो डोनेट करने की इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी उसकी ज्यादा होगी, क्योंकि NH3 अगर डोनेट करेगा तो N पे प्लस आएगा, और ये NH2 माइनस डोनेट करेगा तो माइनस जाएगा। तो ऑब्वियस सा बात है, एक न्यूट्रल नाइट्रोजन है, एक नेगेटिवली चार्ज है, तो जो नेगेटिवली चार्ज है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो इन दोनों में तो NH2 माइनस और NH3 में अच्छा बेस NH2 माइनस होगा। उसी तरह OH माइनस और H2O में अच्छा बेस कौन होगा? OH माइनस। NH2 माइनस और OH माइनस में अच्छा कौन होगा? तो सोचो, N पे माइनस है, O पे माइनस है, ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे निगेटिव है, तो ज्यादा स्टेबल हुआ, देने की टेंडेंसी कम, तो देने की टेंडेंसी ज्यादा किसकी? NH2 माइनस की। समझ में आ रहा बात? तो अब बात उठता है कि इसमें और इसमें कंपेयर करने दे, तब क्या करें? तो देखो एक सिंपल सा ट्रिक है, इसका ध्यान रखो। इस तरह से जैसे कि इसमें कुछ और मैं मिक्स कर देता हूं, जैसे इसमें मैं CH3 माइनस भी दे देता हूं, ठीक है, और अब कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर क्या होगा? CH3 माइनस का सबसे ज्यादा, फिर NH2 माइनस, ठीक है ना, उसके बाद OH माइनस, अभी ऑर्डर नहीं लिख रहे हैं, OH माइनस, ठीक है, मान लो एक F माइनस भी ले लो तुम, फाइनली हम लोग जो आंसर है वो तो देख ही लेंगे, F माइनस भी ले लेते हैं, OH माइनस F माइनस, इतना लिखिए। अब इन सब का जो न्यूट्रल स्पीसीज है उसको उसके नीचे लिखो। तो क्या क्या दिया? NH3 दिया है, इसको इसके नीचे लिख लो, NH3। OH माइनस का न्यूट्रल वाला H2O, इसके नीचे लिखो। अब देखो इन सब में बेसिक स्ट्रेंथ तुमको देखना है, अभी ऑर्डर में नहीं लिखा है मान के चलो। तो पहले इन सब में देखो जो निगेटिवली चार्ज है, C पे माइनस, N पे माइनस, O पे माइनस, F पे माइनस, तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? F माइनस। अब ये अगर स्टेबल है तो इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी क्या होगी? कम, तो डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा किसकी होगी? CH3 माइनस की। तो सबसे ज्यादा कौन होगा? CH3 माइनस, फिर NH2 माइनस। अब उसके जस्ट बाद NH3 नहीं लिखना है, उसके बाद OH माइनस, तब NH3, मतलब ये जस्ट बाद नहीं, यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, यही मैं समझा रहा था। तो ऑर्डर इसमें क्या होगा बोलो? बेसिक स्ट्रेंथ का अगर ऑर्डर देखोगे तो CH3 माइनस, NH2 माइनस, अब NH3 नहीं, OH माइनस, अब NH3, ठीक है, उसके बाद F माइनस और उसके बाद वाटर। तो ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा। अब इनमें से जो हमारा क्वेश्चन है उसमें गिवन ऑप्शन अगर देखें तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। और फर्स्ट में क्या लिखा है देखो, NH2 माइनस, OH माइनस, NH3 और H2O। तो यही करेक्ट आंसर बेसिक स्ट्रेंथ का हो जाएगा 33। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है 34। बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन है, और क्या दिया है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट यूज्ड फॉर टेस्टिंग ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के टेस्ट के लिए इनमें से कौन सा यूज नहीं किया जाता है? स्टूडेंट्स इसमें जो दिया हुआ है ना ऑप्शंस, मिलॉन्स टेस्ट, मॉलिस टेस्ट, बायूरेट टेस्ट और निनहाइड्रेट टेस्ट। तो मिलॉन्स, बायूरेट और निनहाइड्रेट ये तो किया जाता है, प्रोटीन्स के लिए किया जाता है ये टेस्ट। कौन सा नहीं किया जाता है? तो मॉलिस टेस्ट। ये जो मॉलिस टेस्ट है ना, ये बेसिकली कार्बोहाइड्रेट के लिए किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 34 का वो होगा सेकेंड ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट्स,
चलिए, तो इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं और देखिए कौन सा दिया हुआ इसके बाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है 35। ठीक है, 35 में क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थर्मोसेटिंग पॉलीमर। होता है ना एक थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। टोटल जैसे हम लोग अगर बात करें कि जो आपका इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसके बेसिस पे 4 टाइप का पॉलीमर हम लोग क्लासिफाई करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। कौन कौन सा? एक इलास्टोमर हो गया, दूसरा फाइबर हो गया, थर्मोप्लास्टिक हो गया और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हो गया। ठीक है ना। सबसे वीक जो फोर्स रहता है इंटरमॉलिकुलर वो इलास्टोमर्स में रहता है। ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें कि इनमें से कौन सा थर्मोसेटिंग पॉलीमर नहीं है? तो सिंपल देखो, ऑप्शन से देखो ना, एक लिखा एल्काइड रेजिन। ये एल्काइड रेजिन जो होता है ना, ये पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल और डाइबेसिक एसिड इनसे मिलकर बनता है। फिर बेकेलाइट दिया है तो फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से, मिलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, ये भी समझ रहे हो। और एक एसबीआर स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर। तो ये जो स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर है ना, ये एग्जांपल स्टूडेंट्स इलास्टोमर्स का। ठीक है, जितना भी आर्टिफिशियल रबर है एसबीआर, ठीक है, फिर तुम्हारा ब्यूना एन, ठीक है, तो ये सब किसका एग्जांपल है? इलास्टोमर का एग्जांपल होता है। वीकेस्ट इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें होता है। हम लोगों से तो सीधा सीधी पूछा है कौन सा थर्मोसेटिंग नहीं है, तो एसबीआर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेक्शन बी का क्वेश्चन कौन सा है? तो सेक्शन बी में जो आपके पास क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 42। तो कहता है 42 में देखिए क्या कहता है। कहता है इन जेल्डाल्स मेथड नाइट्रोजन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज फर्स्ट कन्वर्टेड टू। तो स्टूडेंट्स जेल्डाल्स मेथड से नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करते हैं। जेल्डाल मेथड के लिए क्या जरूरी है कि कार्बन से डायरेक्ट नाइट्रोजन जुड़ा हुआ होना चाहिए, ये इसेंशियल कंडीशन होता है। ठीक है, दूसरा बात, कुछ ग्रुप के लिए नहीं होता है, मतलब एप्लीकेबल नहीं होता है, जैसे NO2 जुड़ा हुआ हो या जैसे कंपाउंड पिरिडीन है, एजो ग्रुप हो, इन सब के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है इस पे फोकस करते हैं। नाइट्रोजन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज फर्स्ट कन्वर्टेड। तो बेटा होता क्या है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसमें H2SO4 और CuSO4 ऐड किया जाता है और पहले इसको कन्वर्ट किया जाता है NH4 अमोनियम सल्फेट। अब इस अमोनियम सल्फेट को फर्दर अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है ना। यहां पे जब अमोनियम सल्फेट ये बन गया, अब इसमें जैसे NaOH बेस डाल के हम लोग इससे अमोनिया बनाते हैं और बाकी जो बनेगा वो। अब जो अमोनिया मिला, ठीक है, अब जो अमोनिया मिला, ठीक है, इसके हेल्प से हम लोग फर्दर नाइट्रोजन को एस्टिमेट करते हैं। क्वेश्चन में सिंपली ये पूछा गया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को पहले किसमें कन्वर्ट करते हैं। तो भाई पहले H2SO4 और CuSO4 ऐड करके किसमें कन्वर्ट किया? अमोनियम सल्फेट NH4 तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इसमें वो होगा सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक ओजोनोलिसिस का क्वेश्चन नंबर 43 दे रखा है और देखते हैं 43 में क्या कह रहा है। देखिए 43 में सिमिलर टू एल्कीन्स एंड एल्काइंस बेंजीन ऑल्सो अंडरगोज ओजोनोलिसिस। कहता है जिस तरह से एल्कीन और एल्काइन ओजोनोलिसिस देता है उसी तरह से बेंजीन भी ओजोनोलिसिस देता है। सही बात है। इन द सीक्वेंस ऑफ गिवन रिएक्शन आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई। तो इसमें किया क्या है, लिख दिया है बेंजीन प्लस O3 बना दिया है X और फिर ZnH2O बना दिया है Y। तो बेटा बेंजीन में ओजोन देंगे तो क्या बनेगा? तो बेंजीन इस तरह से दिया हुआ है, देखो बेंजीन बना दिया है और साथ में O3 X और फिर ZnH2O ये Y। तो X और Y ऑप्शन कुछ इस तरह से दिया है, ट्राईओजोनाइड ग्लाइऑक्सल, डाईओजोनाइड सक्सिनिक एसिड, इस तरह का कुछ ऑप्शन दिया है। तो देखो कैसे होता है, तुम जरा याद करो, जैसे ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसका जैसे ओजोनोलिसिस करोगे तो पहले जो ओजोनाइड बनता है वो किस तरह से बनता है? ओजोनाइड कैसे बनाते हो इसका? तो इस तरह से O O O यही ओजोनाइड बनाते हो ना, पैरोक्सी लिंकेज एक रहता है प्रेजेंट।
तो इसमें भी तो वही बात है ना, इसका अगर बनाना हो तो देखो यहां सी डबल बॉन्ड सी जो था डबल बॉन्ड टूट गया दोनों, तो हम लोग भी इसका कार्बन को लिख लें, ओजोनाइड कैसा बनेगा वो मैं बता रहा हूं। तो ये सी कार्बन को खाली लिख रहे हैं, सी सी, फिर देखो सी सी और ये वाला सी कार्बन को लिख लिया। अब देखो जैसे इस दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, इस दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, तो दोनों बॉन्ड गया टूटेगा, और ओजोनाइड कैसे बनेगा, तो ओ ओ और ओ ऐसे। उसी तरह से सभी में जैसे अब आगे बढ़ जाओ तुम, इस दोनों कार्बन के बीच में अभी ये और ये कार्बन था, ठीक है, तो ये और ये कार्बन, अब कौन सा कार्बन है, तो ये कार्बन और ये नीचे वाला कार्बन, ये कार्बन और ये नीचे वाला कार्बन, तो ये भी बॉन्ड जाएगा। अरे इस ये बॉन्ड गया, उसके लिए हम लोगों ने इस ओजोनाइड का फॉर्मेशन किया है, फिर ये बॉन्ड जाएगा, इसके लिए भी तो इस दोनों में बनेगा यहां, तो चलो बना देते हैं ओ ओ, इस तरह से बना दिया। फिर ये जाएगा तो इसके चलते देखो कैसे बनाए, तो यहां से ओ ओ और एक इस तरह से, ठीक है। और बाकी का अगर देखें तो इसमें कैसा ओजोनाइड बना, और फर्दर अगर इसका हाइड्रोलिसिस कर दे, जैसे इसमें Zn और साथ में H2O आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो जब हम लोग हाइड्रोलाइज करते हैं तो किस तरह से करते हैं, देखो जैसे एक एल्कीन रहता है R CH डबल बॉन्ड CHR, इस तरह का है, इसका कैसे बनाते हो, पहले ओजोनाइड बनाओगे तो कैसे बनाओगे, ये O O O इस तरह से बनाओगे, ठीक है। अब फर्दर हाइड्रोलाइज जब कराओगे तो क्या होगा, ये इधर की तरफ, ये इधर की तरफ, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है ना, ये O निकल जाएगा, तो RCH डबल बॉन्ड हो, इधर से भी RCH डबल बॉन्ड O, इस तरह से बनेगा। और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये निकल गया, इसके साथ जिंक रिएक्शन करके क्या बना लेगा, ZnO, जिंक अगर दिए हुए हैं तो यहां भी उसी तरह से सोचो ना, यहां भी उसी तरह से अगर सोचोगे तो ये C डबल बॉन्ड O होगा, ठीक है ना, ये बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है, ये बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट होगा, ये जाएगा, ठीक है। उसी तरह से इसमें भी अगर देखें, ठीक है, तो इस केस में भी ये इधर की तरफ जाएगा, ये इधर की तरफ जाएगा, ये ब्रेक होगा। इसमें भी अगर देखें तो ये इधर की तरफ, ये इधर की तरफ, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। अब अगर इसमें देखें हम लोग तो ऑप्शन को देखो तो क्या बनेगा। अब जैसे एक तो ट्राई ओजोनाइड का तो फॉर्मेशन होगा, ये तो क्लियरली पता चल रहा है, ठीक है ना, ट्राई ओजोनाइड का तो फॉर्मेशन होगा, और फर्दर अगर हाइड्रोलिसिस कर दिए तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो इतना करने का जरूरत क्या है, डायरेक्ट कर सकते हैं यहां। अब जैसे इसको तोड़े तो एक डबल बॉन्ड हो यहां लगाओगे, एक यहां, इसको तोड़े एक डबल बॉन्ड हो यहां, एक यहां, इसको तोड़े तो एक डबल बॉन्ड हो यहां, एक यहां, क्या बना, CHO सिंगल बॉन्ड CHO, ये तो टूट गया, सॉरी, CHO सिंगल बॉन्ड CHO बना ना। इधर से देखो CHO सिंगल बॉन्ड CHO, और यहां से भी CHO सिंगल बॉन्ड CHO, मतलब प्रोडक्ट क्या बनेगा, 3 मोल्स ऑफ CHO सिंगल बॉन्ड CHO। और बेटा इसको जो है ना हम लोग ग्लाइऑक्सल ऐसा कहते हैं, CHO सिंगल बॉन्ड CHO को ग्लाइऑक्सल कहते हैं। तो 3 मोल क्या बन गया, ग्लाइऑक्सल। समझ में आ रहा है कि नहीं बात। तो अकॉर्डिंगली, अच्छा ये सब जुड़ा हुआ रहेगा, ये हम लोगों ने जोड़ा नहीं था, ठीक है ना, हम लोग सिर्फ बॉन्ड्स बना दिए, ये इससे एक एक बॉन्ड तो जुड़ा हुआ रहेगा ना, ठीक है, वो तो जोड़ लेंगे ना, एक एक बॉन्ड तो जुड़ा हुआ रहेगा वो तो, ठीक है। तो कहने का मतलब इसमें जो गिवन ऑप्शंस है उसके हेल्प से अगर देखें तो फर्स्ट ऑप्शन X है ट्राई ओजोनाइड, और Y जो है वो ग्लाइऑक्सल, सही है, ट्राई ओजोनाइड बना और ग्लाइऑक्सल बना। इतना नहीं करते, एक लाइन में बनाना होता तो सिंपली सोचो ना, एक डबल बॉन्ड रहता है तो एक ओजोनाइड, तो 3 है तो ट्राई ओजोनाइड, ऐसे ही हो गया, और फाइनल प्रोडक्ट तो यहीं से देख लिए ग्लाइऑक्सल। ये सब करने का कोई जरूरत ही नहीं था, समझ गए बात को। तो 43 का फर्स्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 48 दिया हुआ है हम लोगों के पास, और देखते हैं क्वेश्चन 48 में क्या कह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन 48 जो हम लोगों के पास है, इसमें कहता है which of the following haloalkanes reacts with aqueous KOH most readily via SN1।
तो बेटा हम लोग क्या जानते हैं कि SN1 की जो रिएक्टिविटी होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन फॉर्म, है ना, कार्बोकेटाइन फॉर्म। तो जिसका कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा उसका जो है SN1 का रेट सबसे ज्यादा होगा। अब जो गिवन ऑप्शंस है उसमें देखो, फर्स्ट में दिया है 1 ब्रोमोब्यूटेन, तो यहां पे Br लगा दो। सेकेंड में जो दिया 2 ब्रोमोब्यूटेन, 1 2 3 4, यहां पे ब्रोमीन लगा दिया। थर्ड में जो दिया 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, तो 2 पे ये मिथाइल भी लगा दिया, 2 पे ब्रोमो भी लगा दिया, बाकी H तो लगा ही लोगे, ठीक है, CH2 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 CH3। और फोर्थ जो दे रखा है वो है 2 क्लोरोब्यूटेन, तो CH3 CHCl CH2 CH3। अब स्टूडेंट्स इसमें किसका कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है, वही आंसर हो जाएगा क्योंकि SN1 का रिएक्टिविटी क्लियरली पूछा है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन, इसको हटा के यहां प्लस बना, तो ये जो कार्बोकेटाइन बना उसमें 3 3 6 3 9 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन होगा, तो सबसे ज्यादा यही स्टेबल होगा। इसका अगर बनाओगे तो 3 2 5 हाइपर कंजुगेबल होगा, इसका बनाओगे तो 2 रहेगा, इसका बनाओगे तो 3 2 5 होगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, थर्ड ऑप्शन 48, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49। और देखिए 49 में आपसे क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है, देखिए क्वेश्चन दिया 49 में इस तरह से, पीएच COCH3 और इसके साथ दिया I2 प्लस NaOH। अब स्टूडेंट्स जरा ध्यान से देखो, ये पीएच COCH3, इसमें COCH3 ग्रुप प्रेजेंट है। अब ये जो COCH3 ग्रुप इसमें प्रेजेंट है तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट मतलब हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा कि नहीं, आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो वही तो रिएजेंट है I2 प्लस NaOH, यही तो रिएजेंट दिया हुआ है। अब अगर इसमें I2 प्लस NaOH ऐड करेंगे तो इसका प्रोडक्ट कैसे बनाते हो, तो ये पार्ट जो है ये बना लेता है CHI3 और ये PHCO माइनस Na प्लस, ठीक है। तो X प्लस Y करके लिखा है और Y येलो प्रेसिपिटेट, तो CHI3 का येलो प्रेसिपिटेट होता है। तो एक तो बन गया यहां से PHCOO माइनस Na प्लस, ये हो गया X, और साथ में CHI3 ये हो गया Y, और यही जो है Y ये आयोडोफॉर्म का येलो प्रेसिपिटेट। अब आगे का रिएक्शन इसका दिया है, CHI3 में सिल्वर और हीट कर दिया। तो याद करो तुम एक रिएक्शन पढ़ते हो CHCl3 और इसमें देते हो सिल्वर, हीट करते हो तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH का फॉर्मेशन होता है। तो यहां भी तो वही दिया, CHCl3 के बदले CHI3 दिया, तो तीनों आयोडीन हटेगा, CH ट्रिपल डॉट, अब उसको उसी के साथ जोड़ दो, तो यहां से प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटिलीन, और ये जो प्रोडक्ट है ये Z, ये बनेगा। तो करेक्ट आंसर अगर इसमें देखें तो Z ही इसमें पूछा है, सो Z इज व्हाट, एसिटिलीन, एंड करेक्ट आंसर इज सेकंड ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक और है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, और इसमें देखिए क्या कहना चाह रहा है 50 में। तो देखिए 50 में क्या दिया हुआ है, PHCONH2, इसके साथ दिया P2O5 हीट। स्टूडेंट्स P2O5 जो यहां पे है ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो ये क्या करेगा, यहां से देखो O और H2O यहां से बाहर निकल जाएगा, और H2O बाहर निकलने से बनेगा क्या, तो पीएच के साथ क्या लग गया, C ट्रिपल बॉन्ड N, ये बन गया CN। अब ये बन गया A और इसका फर्दर कर दिया हाइड्रोलिसिस, तो RCN का हाइड्रोलिसिस करोगे तो RCOOH कुछ नहीं दिया है तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस मान के चलेंगे, तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी PHCOOH, और ये हो गया कौन सा, B। तो अकॉर्डिंगली अगर ऑप्शंस को देखें, ठीक है, तो गिवन ऑप्शंस में जो सेकंड ऑप्शन है वो यही लिखा हुआ, देखिए PHCN और PHCOOH, ठीक है, तो करेक्ट आंसर वही हो जाएगा।
ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक आप सब अच्छे से समझ में आ गया होगा आप सभी को। आगे का भी प्रिपरेशन अच्छे से करेंगे सभी टेस्ट का, जिससे कि नीट बहुत अच्छे से जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स।